Hello everyone, welcome to Bureaucracy IAS Military and Police Academy, and this is the last video of the 10 days crash course of polity. In this video I am going to discuss with the miscellaneous topics which are left. However, it's not correct to say कि हमने पूरा syllabus यहाँ पे complete करा है, just because क्योंकि एक 10 days का एक revision series था, तो कुछ important ही topics मैंने यहाँ पे लिए हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन करूँ हर एक टॉपिक का, तो आप प्लीज़ मुझे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से टॉपिक पर यहाँ पर डिटेल डिस्कशन चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे उसके बाद उस वीडियोस को यहाँ पे वो टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। आज के वीडियो में कुछ मैंने यहाँ पे सेक्शंस रखे हुए हैं, आप देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क समझा दिया है पूरा, ठीक है। आपने समझा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें कही हुई हैं, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कैसे करता है, फिर कौन कौन सी बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, उसके साथ साथ हमारा सेंटर और स्टेट का बीच का क्या रिलेशन है। ये कुछ हमने वीडियोस में समझने की कोशिश करी होगी, और आई होप कि आपको एक पिक्चर यहाँ पे बनी होगी कि आपको कैसे यहाँ पे समझना है या बुक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आज बात कर लेंगे कि अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों ही कैरेक्टर दिखाता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको अमेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको इजीली हम यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए का या जापान का अगर हम बात करते हैं, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनको अगर हमें अमेंड करना है तो बहुत मुश्किल से होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है वो बहुत कम नंबर में देखने को मिलते हैं। जबकि हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो वहाँ पे एक सिंपल लेजिस्लेशन द्वारा ही अमेंडमेंट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। यानी कि उसका एक ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे आप सिंपल एक्ट को पास करवाते हैं या कोई अन्य विधेयक को, लॉ को पास करवाते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी वो पास करवा देते हैं। लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, ठीक है। तो अमेंडमेंट लेकर के आने के क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरीके से करा जाता है, कौन कौन से तरीके यहाँ पे लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। इंडिया इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, है ना। ये तो मैं आपको बहुत बार पॉइंट समझा चुकी हूँ, और ये आपको अब आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा कि ये कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों ही दिखाता है। अब ये मैंने बताया भी था कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, ऐसे कुछ क्लॉजेज हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से इजीली अमेंड किए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल नेचर बोलती हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, Article 368 in Part 20. Remember, Article 368 in Part 20 deals with the powers of the Parliament to amend the Constitution subject to some basic parts. subject to some basic parts which forms basic structure of the Constitution. क्या कहता है, सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा है कि आपको 368 Part 20 के अंदर ये डील करता है पार्लियामेंट को पावर देने की, कि वो क्या कर सकती हैं यहाँ पे आ जाइए, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, सॉरी। तो ये बात करता है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर प्रोवाइड करवाता है कि वो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ध्यान रखेंगे कि ये पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, यानी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो ओनली द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू, यानी कि वो सब्जेक्ट करता है किसके लिए, बेसिक पार्ट्स के लिए। यानी कि आप अमेंड तो कर सकते हैं,
पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको छोड़ करके। यानी कि ये बोलता है कि लिमिटिंग हमारी एक पावर है किसकी, पार्लियामेंट की। अगर आपको अमेंडमेंट लेकर के आना है तो कुछ ही लिमिटेड एरियाज में या लिमिटेड तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर आपकी कैसी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते, मतलब आप कुछ जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप वो नहीं हटा सकते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट करते हुए आप यहाँ पे अमेंडमेंट लेकर के आ सकते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर इट कैन बी इनिशिएटेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये दोनों में से कोई भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही, स्टेट लेजिस्लेचर में इसमें पावर नहीं होती है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर एंड प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये किसी भी मिनिस्टर द्वारा या फिर प्राइवेट मेंबर द्वारा है। अब प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है, प्राइवेट मेंबर ये है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाए जाएंगे। या फिर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो बेसिकली हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन बनाता है, यानी कि हमने क्या करा हुआ है, किसी जो मेंबर्स हैं उनको हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, तो वो मिनिस्ट्रीज जब होल्ड करते हैं तो वो मिनिस्टर्स कहलाते हैं। अगर ऐसा मेंबर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है लेकिन उसके लिए हमने कोई मिनिस्ट्री नहीं दी हुई या फिर वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। तो बोल रहे कि ये दोनों ही यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। फिर बात करते हैं बिल मस्ट बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी, बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास किया जा सकता है। नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आर्टिकल 108 की जब हम बात करते हैं ना जॉइंट सिटिंग की इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं अप्लाई होती। यानी कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तो लोकसभा और राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स, ठीक है। यानी कि अगर डेडलॉक हो जाता है तो वो बिल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके लिए जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, दोनों के पास इक्वल पावर्स रहती हैं, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट फेडरल करेक्टर, यानी कि अगर ऐसा कोई बिल है जिसमें फेडरल करेक्टर हो रहा है, यानी कि उससे रिलेटेड स्टेट्स भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, तो देन इट मस्ट बी ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ द स्टेट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ कैरेक्टर है, हम ऐसा कोई पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर रहे हैं जिसमें आपका स्टेट भी इन्फ्लुएंस है या स्टेट की पावर्स को कर्टेल या फिर बढ़ाने का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो बिल है इट शुड बी पास बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव 28 स्टेट्स फॉर नाउ, देन इट शुड बी पास बाय एटलीस्ट 14 स्टेट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा दोबारा से और फिर उसके बाद वो एसेंट ले लेगा प्रेसिडेंट का, तब वो एक एक्ट बनेगा। एंड प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ही कैन नीदर विदहोल्ड और रिटर्न द बिल। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो प्रेसिडेंट जो है ना तो वो क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं यानी कि अपनी पॉकेट वीटो कर सकते हैं, और ना ही उसको वापस कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। उनको वो एसेंट देना होता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कौन 3 तरीक़ों से यहाँ पे हम अमेंड कर सकते हैं, तो यहीं पे साथ में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला है स्पेशल मेजॉरिटी। इसी पॉइंट की वजह से ना बेटा, सिंपल मेजॉरिटी वाले पॉइंट की वजह से ही हमारा जो ये कौन सा कैरेक्टर है, दैट इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल वाला ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आई है वो इस पॉइंट की वजह से आई है। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से कुछ पॉइंट, कुछ क्लॉजेज या कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम अमेंडमेंट लेकर के आ सकते हैं, तो ऐसी फीचर की वजह से हम यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल इन नेचर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए सिंपल मेजॉरिटी, आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या, कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका मेजॉरिटी, जितने लोग प्रेजेंट हैं एंड हाफ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है उनका यहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बात करी कि अगर सदन में यहाँ पे 200 लोग ही प्रेजेंट हैं, तो 200 लोगों में से अगर आप बात कर रहे हैं कि आपके सपोज मान लीजिए आपने कहा कि 180 लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, 200 लोग प्रेजेंट हैं,
180 ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, आप बात करेंगे 2 9 जा 18, 90 + 1, यानी कि अगर 91 लोगों ने उस बिल को हाँ में बदल दिया, यानी कि उस 91 लोगों ने उस बिल को सपोर्ट कर दिया, तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी पास्ड। तो ये आपका कहता है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बेसिकली यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं और उसमें से भी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वोटिंग में, उसका हाफ +1 यहाँ पे क्या कहता है, सिंपल मेजॉरिटी कहता है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। सिंपल सी बात है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हमने जब बात करी थी ना आर्टिकल 2 और 3 की, तो या तो हम एडमिशन कर रहे हैं या फिर हम नई स्टेट बना रहे हैं, तो इसके लिए मुझे सिंपल मेजॉरिटी करनी पड़ती है। एबोलिशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर काउंसिल बनानी है या फिर एबॉलिश करनी है तो इसके लिए भी हम यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करते हैं। क्वारम के लिए, क्वारम है या नहीं है, उसमें अगर मुझे चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल अभी क्वारम का जो नंबर है हम 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे कर रहे हैं, अगर मुझे उसमें क्वारम में किसी भी तरीके से चेंजेस लेकर के आने हैं। अच्छा, क्वारम से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था पार्लियामेंट में, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे इसका आंसर कीजिएगा कि क्वारम से रिलेटेड, मैंने आपको बताया भी था ड्यूरिंग डिस्कशन कि क्वारम का कौन सा आर्टिकल रहता है, ठीक है। तो क्वारम से रिलेटेड इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ से लेकर के सैलरीज अलाउंसेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, अगर आपको इन सारी चीज़ों में, इन सब्जेक्ट्स में आपको चेंजेस करने हैं तो आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेनली जब भी 368 का आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा ये 2 मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। जब हम सिंपल मेजॉरिटी यूज़ कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर 2 तरीके की मेजॉरिटी आती है, एक सिंपल मेजॉरिटी और दूसरी है कि कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यानी कि मैंने आपको बताया था अभी भी कि क्या ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका स्टेट के लिए या स्टेट की पावर्स इन्फेक्ट हो रही हैं या उनमें किसी तरीके का चेंज लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी में हम बात करते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स जो कि फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, टीपीएसपीज है या ऐसे कोई अदर प्रोविजंस जो कि आपकी इस वाली मेजॉरिटी में नहीं दिए हुए या फिर आपकी स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स वाली मेजॉरिटी में नहीं दिए हुए, तो इन दोनों को छोड़कर के बाकी जितने भी रह जाते हैं वो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पास करवाए जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें कंसेंट ऑफ स्टेट्स है। अब जहां पर स्टेट का रोल प्ले होता है तो सीधी सी बात है कि वहां पर स्टेट को यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहले हम याद करेंगे तो इलेक्शंस की अगर हम बात करें ना प्रेसिडेंट की, तो याद है आपको इलेक्टोरल कॉलेज मैंने याद करवाया था, याद है कुछ याद? तो इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने आपको बताया था कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट में। तो अगर मुझे उसमें किसी भी प्रकार का चेंज लेकर के आना है तो मुझे यहाँ पे कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट का भी, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट में अगर चेंजेस लेकर के आना है या फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आना है या हाई कोर्ट में या फिर 7th शेड्यूल यानी कि आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स में कुछ सब्जेक्ट इधर से उधर करने हैं तो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और साथ साथ ही जीएसटी काउंसिल, क्योंकि अभी हमने जीएसटी काउंसिल देखी थी ना, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो बॉडीज हैं उसमें आपके स्टेट के मेंबर्स भी रहते हैं। तो इस वजह से अगर इनमें कुछ भी चेंज लेकर के आना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए होगी और साथ साथ कंसेंट ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जितनी भी आपकी टोटल स्ट्रेंथ है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी वैकेंसीज एंड 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि इट शुड बी फॉलोड बाय द 2/3, यानी कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसका 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट होनी चाहिए और उसकी वोटिंग होनी चाहिए। तो ये आपकी स्पेशल मेजॉरिटी डिफाइन करता है। फिर उसके बाद आती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज बेसिकली आप कह सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी का ही पार्ट कह लीजिए इसको भी, कि आपका पूरी जो टोटल स्ट्रेंथ है, जितनी भी आपकी टोटल स्ट्रेंथ बोली गई है उसका हाफ ऑफ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर दैट वी हैव 545 मेंबर्स, तो इसका बाय 2 कर देंगे, तो ये आपकी बाय 2 + 1 करेंगे तो ये आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाती है। फिर हम बात करते हैं एक और इफेक्टिव मेजॉरिटी भी आपकी देखने को मिलती है। देखिए, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड स्पेशल मेजॉरिटी, दीज आर द काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में थोड़ा सा चेंज बस ये रहता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी ये बोलती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना
वो आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 545 सीट्स है, लेकिन 545 सीट्स में से मेरी 2 एंग्लो इंडियंस की सीट जो है वो खाली है, तो टोटल सीट्स कितनी होंगी 543। तो 543 का हाफ ऑफ कर लेंगे और इसमें +1 करेंगे तो वो आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी निकल जाती है प्रेजेंटेड वोटिंग में, ठीक है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी किस किस के लिए हमें यूज होती थी, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपका डिस्कशन लिया था, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी किसके लिए यूज करी जाती है वो आप मुझे बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स था, हमने जब सेक्शन पढ़ा था, तो याद आ रहा है कुछ, चलिए बता ही देती हूँ। वैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से आप समझ गए होंगे, स्पीकर्स, और बात करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो उनको यहाँ पे इम्पीच करने के लिए हम इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। अच्छा, इम्पीच इन द केस ऑफ द, आप कह सकते हैं निकालने के लिए, बेसिकली इन द केस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और जब हम बात करते हैं चेयरमैन की, तो ऐसा कुछ अप्रोप्रिएट नहीं दिया हुआ, वो वहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी से निकाले जा सकते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी शुड बी गिवन बाय इन द राज्यसभा, और अगर फिर वो बिल जाता है आपका लोकसभा में, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है चेयरमैन को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मेजॉरिटी से रिलेटेड भी मैंने आपका यहाँ पे डिस्कशन ले लिया है। जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आप रीड करने के बाद अगर आपको कोई भी यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे डाउट आता है तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया बेसिक स्ट्रक्चर सुनते आपने कहा हुआ है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर, इतनी बार सुन लिया लेकिन किसी ने समझाया नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैंने सिंपल ज़्यादा केसेस, वैसे इसमें बहुत सारे केसेस है, इवोल्यूशन कैसे हुआ था उसके लिए केसेस यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो उसको बुक से रेफर कर सकते हैं। टू द पॉइंट मैं आपको बताऊं तो केशवानंद भारती केस है 1973 का, लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमने जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्ड कर दिया था, ठीक है। तो ये बोला गया था, सिंपली ये बोला गया था कि आप जो यानी कि पार्लियामेंट है वो यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इतने अमेंडमेंट नहीं लेकर के आ सकती कि वो उसको पूरा ही चेंज कर दे। तो सिंपल ये बोला गया कि कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है, एक आपका ऐसा कुछ ढांचा है जो हमारा कह सकते हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जो उनकी जो इंस्पिरेशंस थी, जो विजन था, जो उन्होंने बनाया हुआ था, तो उसको आप नहीं हटा सकते। आप कीजिए, अमेंड कीजिए, आपको टाइम के संग चेंज करना है तो चेंज कीजिए, लेकिन आपको उस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटाना है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। तो बेसिकली इट लिमिट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिफाइन नहीं करा गया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी ने इसको डिफाइन नहीं किया है, ना ही क्लैरिफाई किया है, लेकिन अलग अलग जजमेंट्स में आने के, केशवानंद भारती केस के बाद भी अलग अलग जजमेंट्स में ये मतलब कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे बताए गए हैं जो कि आपके इवॉल्व हुए हैं एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर के इसमें देखा जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे उसका एक डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहला कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, ठीक है। उसके बाद सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो ये नेचर ऑफ द पॉलिटी है, ये हमारी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेक्युलर करेक्टर की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल करेक्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि रूल अपने आप में, लॉ अपने आप में क्या है, सर्वोच्च है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव एडेड दिस वर्ड लिमिटेड पावर, यानी कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर बट इट शुड बी लिमिटेड, है ना, इट शुड नॉट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर 32, 136, 141 and 142, and similarly powers of the high court article under 226 and 227, basically writs की बात कर रहे हैं यहाँ पे, and the harmony and balance between FRs and DPSPs। ध्यान रखेंगे कि जब मैंने आपका 31A, B, C जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बोला भी था कि क्या,
फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में बहुत बारी आपके क्या जाते हैं कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स अगर यहाँ पे आप लेकर के आए तो डीपीएसपीस में जो बातें कही हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, राइट टू इक्वलिटी को यहाँ पे वॉयलेट करती है। तो यही बोला गया कि देयर शुड बी द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपीस, यानी कि कुछ ऐसे सेक्शंस के डीपीएसपीस के आपके फॉलो करवाने के लिए आप वहाँ पे एफआरस के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे सब्जेक्ट करता है कि आप क्या करेंगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके एफआरस को फॉलो करवाने की बात नहीं करी जाएगी। एंड फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे ये फ्रीडम था बेसिकली, यहाँ पे स्पेस नहीं हुआ है तो देख लेना आप, यहाँ पे इसको सही कर लेना। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी कि एक सिंपल इंसान यानी कि इंडिविजुअल पर्सन की क्या कहता है, फ्रीडम होनी चाहिए और डिग्निटी, बेसिकली गिवन इन द आर्टिकल 21। तो ये भी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो दीज आर द सम प्रोविजन और द एलिमेंट्स जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यूपीएससी सीएससी में। तो क्या है, इनको एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, बहुत ही, ये भी आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहीं से चाहे तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बस डिस्क्राइब कर देती हूँ, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या फ़र्क है, हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है। मैं अपने बच्चों से जब कभी कभी पूछती हूँ, जब उन्होंने पॉलिटी पहले नहीं पढ़ी होती है तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट है हमारे वहाँ, इसलिए शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, अब क्या क्या डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के बीच में ये जान लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड करवाता है ड्वेल एग्जीक्यूटिव बॉडी को। ड्वेल एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि जैसा मैंने आपको बताया भी था जब हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट करा था, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि क्या, प्रेसिडेंट इज द डी जूरी हेड ऑफ द स्टेट, हाउएवर प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, हाउएवर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नॉमिनल हेड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हाउएवर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ही इज द डी ज्यूरी हेड, ही इज द डी फैक्टो हेड, यानी कि नॉमिनल हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट है। सारे एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम में लिए जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में गवर्नमेंट चला रहा होता है, जो एक्चुअली में एक्शंस ले रहा होता है, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, यानी कि अगर हम बात करें इसको बेसिकली मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी यूएसए के साथ, तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत अच्छे से फॉलो होता है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, सिंपल सी बात। मेजॉरिटी पार्टी रूल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो भी आपकी पार्टीज चाहे वो कोएलिशन में हो या फिर एक सिंगल पार्टी हो, जब आप क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं, उसको मेजॉरिटी मिली होती है, तब वो पार्टी रूल कर पाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव जो है अलग अलग इलेक्ट करी जाती है, सेपरेट इलेक्शन होते हैं, मतलब सेपरेट इलेक्टेड बॉडी होती हैं। इसमें कोई भी तरीके का आपका कह सकते हैं दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे बहुत ही, दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब भी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आए तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा आप सिंपल बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के फॉर्म में होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्म इसको पहले थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहने का कॉन्सेप्ट ये होता है दैट एग्जीक्यूटिव बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जवाबदेही होती है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी करने का मतलब है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। तो ऐसी पार्टी जिसने गवर्नमेंट फॉर्म करी हुई है तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आएगी, एंड दैट बॉडी इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि अगर मोदी सरकार जो है वो कोई भी लॉ लेकर के आती है और उससे
पार्लियामेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया है, आपके इसके क्या पीछे रीजंस रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कर सकती है, तो वो आंसरेबल गवर्नमेंट बन जाती है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे वर्ड कलेक्टिव जोड़ दिया तो कलेक्टिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स रहते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक हम पॉइंट पढ़ते हैं इनके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, आपको याद होगा जब मैंने आपको आर्टिकल 74 और 75 करवाया था, तो 74 में बेसिकली ये बोला जाता है दे सिंक एंड दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, यानी कि वो साथ ही तैरते हैं या साथ ही डूबते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक भी जो पर्सन है यहाँ से अपना मेजॉरिटी खींच लेता है तो आपकी जो सरकार है वो भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट रहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है, यानी कि अगर एक ने भी अपना जो समर्थन है वो खींच लिया तो पूरी की पूरी सरकार ही डूबती है, सारे के सारे लोग ही यहाँ पे अपना मिनिस्ट्रीज खो देते हैं। तो इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे हमें क्लॉज देखने को मिलता है। जबकि हम यहाँ बात करते हैं तो नो रिस्पॉन्सिबल, नॉन रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली नॉन रिस्पॉन्सिबल यानी कि बिल्कुल सेपरेट है, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स। यहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी ये हो जाएगी और दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ये हो जाएगी, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। जबकि हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, अब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पार्ट है, याद होगा आपको मैंने करवाया था प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, तो इसलिए एक होमोजीनियस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, दोनों में होमोजेनिटी हो भी सकती है और नहीं भी। डबल मेंबरशिप की बात करें, यहाँ पे हमें डबल मेंबरशिप लेनी पड़ती है, यानी कि अगर आप ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि आप एमपी है, ठीक है, अगर आप एमपी है, अगर आप पहले लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं तभी आप एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट बन पाएंगे, यानी कि आपको डबल मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ठीक है, समझे नहीं समझे। मैंने बोला कि अगर आप एमपी, पहले आपके लिए एमपी बनना जरूरी है, तब आप जब एमपी बनते हैं तब आप अपनी सरकार बनाते हैं, यानी कि तब आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं, तो इसलिए डबल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है। जबकि यहाँ पे सिंगल मेंबरशिप है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो काउंसिल है आप वहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट के लिए आप नियुक्त करते हैं और उसके बाद आपको ऐसा एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं रहता है। लीडरशिप ऑफ द पीएम, किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपका पीएम जो होता है वही सरकार चला रहा होता है, जबकि यहाँ पे डोमिनेशन रहती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ये बात करता है कि क्या आपका यहाँ पे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है। अभी हमने पढ़ा ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है या फिर उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होता है लोकसभा का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्यूजन ऑफ पावर्स, यहाँ पे दोनों की पावर्स कैसी हैं, आपकी मिली हुई हैं, ओवरलैपिंग है, तो इसलिए फ्यूजन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। यानी कि आपने देखा होगा ना, मैंने आपको बताया कि क्या आप जो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है और प्राइम मिनिस्टर आपका लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। और ऐसे ही यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी कि आपका लेजिस्लेचर बॉडी बिल्कुल अलग है और एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो इंडिया और ब्रिटेन ले सकते हैं और यहाँ पे यूएसए इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम देखने को मिलता है। ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम यानी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है और आपकी यूनियन गवर्नमेंट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी किसकी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित होता है, ये आपका फेडरल कैरेक्टर है, ध्यान रखेंगे। डिवीजन ऑफ पावर्स यहाँ पे देखने को मिलता है सेंट्रल और स्टेट में। ड्यूअल पॉलिटी कहने का मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि या सेंट्रल और स्टेट दोनों ही आपकी पॉलिटी आपको देखने को मिलती है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स हमने स्टेट के अंदर बांटे हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमने आपके आप कह सकते हैं किसके अंदर, यूनियन के अंदर, यानी कि आपका सेंट्रल के अंदर बांटे हुए हैं। और आपका साथ साथ हमने बात करी थी यहाँ पे हेड भी जो है, हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे ड्यूअल हेड सिस्टम भी कह सकते हैं इंडिया के फीचर में। कौन कौन से ड्यूअल हेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड टू बी द रियल हेड, हाउएवर प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी द नॉमिनल हेड, ये हम पीछे पढ़ करके आए हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिटन है तो अपने आप में सुप्रीम है, हम सारी की सारी पावर्स वहाँ से क्या करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं वो हमें फॉलो करनी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का भी फेनोमेना जो है वो फेडरल कैरेक्टर के अंदर ही आता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि
अदर जो पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव पार्ट है या एग्जीक्यूटिव पार्ट है, उससे उसका इंटरफेरेंस नहीं के बराबर है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बायकैमरलिज्म यानी कि 2 सदनीय प्रणाली है, लोकसभा है और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो बायकैमरलिज्म है। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर कहीं पे भी आते हैं तो ध्यान रखना कि ये किसके पार्ट है, फेडरल फीचर्स का। फिर बात करेंगे यूनिटरी फीचर्स की, तो यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या कहता है कि ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि ये आपको ना केंद्रीकरण की बात कर रहा है कि क्या है, संघ जो है वो मजबूत है। अब संघ मजबूत क्या होगा, जब हमारी ऑल इंडियन सर्विसेज होंगी, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में आप क्या कर रहे हैं, स्टेट को भी यहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका सब चीज़ कौन करवा रहा है, सेंटर करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके रिक्रूटमेंट से लेकर के हर चीज़ में जो सेंटर है वो यहाँ पे काम करवा रहा है, तो अपने आप में सेंटर जो है उसकी पावर्स को नियंत्रित कर रहा है। फिर बात करेंगे स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे कि यूएसए की बात करते हैं तो आप इसको बोलते हैं कि स्टेट्स कैसी है, नॉन इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ नॉन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि यूएसए के कॉन्सेप्ट में जो है वो स्टेट्स टूट नहीं सकती और यूनियन टूट नहीं सकता, यानी कि दोनों ही अपना कह सकते हैं कि स्टेट्स की जो एक बार आपने बाउंड्रीज बना दी हैं वो नहीं टूट सकती हैं, क्योंकि रेजिडुअरी पावर्स जो है वो स्टेट्स पे रिसाइड करता है इन द केस ऑफ द यूएसए। इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो टूट करके नए स्टेट्स बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनकी जो बाउंड्रीज हमने डिफाइन करी हुई है वो कैसी है, डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, लेकिन जो अपने आप में यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। तो ये फीचर आप कह सकते हैं स्टेट्स नॉन इनडिस्ट्रक्टेबल। ये कैसा है, यूनिटरी फीचर आप कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी के कहने का मतलब है कैग के बारे में हमने पढ़ चुके हैं ना, तो कैग जो है मैंने आपको बताया भी था कि ऑडिट करती है दोनों का, स्टेट का भी और यूनियन का भी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनफैक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। और कैसे पैसा आ रहा है, कैसे पैसा जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, क्या क्या चीज़ों में लग रहा है, सारा का सारा ऑडिट एक ही मशीनरी कर रही है, इसलिए इंटीग्रेटेड है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यानी कि स्टेट्स के रेफरेंस में आपको, अगर आप स्टेट अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको स्टेट की सिटीजनशिप अलग लेनी है, और सॉरी यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हाँ, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब ये कहना चाह रहा है, क्योंकि हमारा सिंगल सिटीजनशिप भी रहती है और कॉन्स्टिट्यूशन भी सिंगल रहता है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है सुप्रीम, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिंगल हमारा पूरे इंडिया का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। और सिटीजनशिप की भी अगर हम बात करते हैं तो एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरे इंडिया के मेंबर हैं उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप उनकी अलग अलग सिटीजनशिप लेंगे, नहीं, आपने एक सिटीजनशिप लेनी है, दैट इज कंट्री की। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने गवर्नर करा था तो ये कैसे कहलाए जाते हैं, ये आपके सेंट्रल एजेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एजेंट कहलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक अपना कंट्रोल रख रहे हैं स्टेट्स के ऊपर इन एजेंट्स के द्वारा। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी अपने आप में एक यूनिटरी फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। फिर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी को आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा है वो हमारा क्या करता है, स्टेट और यूनियन के दोनों के ही इलेक्शन क्या करवाता है, एक ही बॉडी करवाती है। एंड नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन एंड द साइज बेसिकली। एंड वीटो ओवर स्टेट बिल्स, ये आपको ध्यान आ पा रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब मैंने बोला था कि यहाँ पे गवर्नर्स जो है अंडर आर्टिकल 200 एसेंट देता है डिफरेंट आपके बिल्स को, लेकिन अंडर आर्टिकल 201 वो यहाँ पे रिजर्व करता है कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। और जब वो यहाँ पे कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व करता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है। हाउएवर अगर वो दोबारा से उसको वापस करता है और दोबारा से वापस आने के बाद फिर भी यहाँ पे प्रेसिडेंट इज नॉट लायबल टू गिव हिज एसेंट, तो यहाँ पे वीटो है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक अपने आप में कह सकते हैं ऐसा इनोवेशन है इंडिया का जिसमें हमारा चेंज हो जाता है विदाउट चेंजेस या विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं, अपना फेडरल करेक्टर से शिफ्ट हो जाते हैं किसमें, यूनिटरी करेक्टर में। तो ये भी एक बहुत स्पेशल फीचर है इंडिया का कि इमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर के अंदर आता है।
पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट कभी, और जब ऐसा चीज़ें हो जाती है तो बहुत सारे रीजंस में आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट क्या करती है, स्टेट लिस्ट में आपके सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे लॉज बना सकती है। सिंगल सिटीजनशिप मैंने आपको बता दिया है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारी रहती है, यानी कि आपका हायरार्की फॉलो होती है, यानी कि नीचे प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहते हैं, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं, देन उसके बाद आपका हाई कोर्ट, एंड देन उसका फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। और ये तीनों की तीनों, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके जो भी आपके यूनिफॉर्म लॉज हैं, यानी कि हम बात करते हैं स्टेट लॉज की या फिर सेंट्रल लॉज की, दोनों को ही इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलता है, कहाँ से कहाँ तक इसके आर्टिकल हैं, तो देखते हैं 352 से लेकर के 360 तक इसके आर्टिकल रहते हैं इन द पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डू रिमेंबर दिस पार्ट कि पार्ट 18th में आपका 352 से 360 आर्टिकल डील करते हैं। किसके लिए है ये? टू मीट एबनॉर्मल सिचुएशंस। कभी इमरजेंसी का मतलब ही क्या है कि कोई इमरजेंसी अचानक से आपातकालीन चीज़ मतलब हो चुकी है, अचानक से कुछ घटना आ गई है ना, तो ये हमारे इसलिए इमरजेंसी से मीट करने के लिए। तो इमरजेंसी से मीट करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम द फेडरल करेक्टर टू द यूनिटरी वन विदाउट एन इनफॉर्मल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पे कह दिया कि हाँ इमरजेंसी आ गई है, तो उस दौरान हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल करेक्टर से, यानी कि जो पावर्स रहती है ना स्टेट के पास, वो डायरेक्टली हमारी किसके पास चली जाती है? यूनियन के पास। यानी कि यूनियन अपने आप में या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में क्या होती है? स्ट्रांग बन जाती है। और यहाँ पर वो स्टेट लिस्ट में भी, ठीक है, जो हमारा आपने स्केड्यूल 7 में आपने पढ़ी होगी कि क्या यहाँ पे 3 लिस्ट जो रहती हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट की अगर वो बात करता है तो वो ये कहता है कि इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी यूनियन कैन ऑल्सो मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पर भी वो लॉज बना सकता है। ठीक है, एंड इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा और कहीं पे नहीं देखने को मिलता है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारी ये, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि आप इसके लिए बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब भी नेशनल इमरजेंसी हमारी लगाई जाती है तो उसके लिए एक यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। ठीक है, और ये किन कारण से लगाई जा सकती है? ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। याद रखेंगे, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा लगाया जाता है या इनकी वजह से लगाया जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब हम आर्म्ड रिबेलियन की, जो हमारे अंदर ही अंदरूनी लोगों के बीच में आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, तो उसकी वजह से हम इंटरनल इमरजेंसी का नाम देते हैं। फिर हम बढ़ते हैं दूसरी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, और ये आर्टिकल 356 के अंदर दी गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए इमरजेंसी वर्ड नहीं यूज किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इसके लिए कि दैट इफ इट स्टेट्स, जो प्रोविजंस है वो क्या हुए हैं, जो स्टेट के अंदर प्रोविजंस हैं वो फॉलो करवाने में फेल हो गई है, यानी कि इट स्टेट्स दैट द स्टेट एज द प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहाँ पे क्या कर गए, अप्लाई करवाने के लिए स्टेट जो है फेल कर रही है, उसको फॉलो नहीं करवा पाई है, उस प्रोविजंस को फॉलो नहीं करवा पाई है, तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल लगवा सकते हैं। तो इसको हाउएवर पॉपुलर नाम में इसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, और इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि संविधान में इसके लिए इमरजेंसी वर्ड नहीं यूज किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी से आप नाम से समझ सकते हैं कि वित्तीय यहाँ पे आपातकालीन हो रहा है, और ये 360 के अंदर लिया गया है। और ये क्या करता है? ये हो जाता है क्योंकि ड्यू टू द थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, कि क्या अगर किन्हीं वजहों से, जैसे कि आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के दौरान भी हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात करी जा रही थी, या फिर हो सकता था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको देखने लगे फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ चुकी है, और क्या हो गया है, आपका जो क्रेडिट ऑफ इंडिया पे है उस पर फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है, एक रिसेशन के दौर हमारा देखने को मिल गया था, तो इस तरीके से हम उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते थे। ठीक है, तो
इस वाले लेसन में इतना ही। आई होप ये जो आपका 10 डेज सीरीज था आपने इंजॉय किया होगा। ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें एक और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आएंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियोस को और ज़्यादा डिटेल्ड में आपसे डिस्कस करूं, देन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।